हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक्स को लेके। जो डिस्कशन पिछले टॉपिक में मैंने किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। अब चूँकि देखिए इस समय स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। ये एक ऐसा समय है जिसमें हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और जितने भी मेरे संस्थान से जुड़े हुए बच्चे हैं उन सबको ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ कि आने वाली विगत परीक्षाएं जब भी होंगी आपकी, आप अपना प्रिपेयर रहें। हिस्ट्री में जो मैंने पोर्शन आपको पढ़ा रखा है वो 3 पोर्शन आपको पढ़ा रखा है, फिर मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एंसेंट, मेडुअल और मॉडर्न, 3 पोर्शन मैंने आपका दे रखा है। आज मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा मॉडर्न पर। मॉडर्न पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न पोर्शन जो है उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहे हैं और हम लोग को प्रयास ये करना है कि जितने क्वेश्चन मॉडर्न से आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग को सही हों। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप मेडुअल से मॉडर्न को थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। और इस समय सबसे अच्छा ये होगा कि आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास होगी तो मेडुअल की एनसीईआरटी ख़त्म करके और मॉडर्न की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बेसिकली मॉडर्न में 2-3 किताबें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। पहले तो एनसीईआरटी आपको देखना ही देखना है, ठीक है। और इसके अलावा आप प्रयास करिएगा राय चौधरी मजुमदार, 3 ऑथर्स, और इस एक और किताब आप ले सकते हैं, एल ग्रोवर एक आप बुक ले सकते हैं। इग्नू के थोड़े नोट्स जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके, उसको भी आप दोहरा सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा बात ये करते हैं आधुनिक भारत। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी भी होगी। आधुनिक भारत में हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक से। उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन से थे आपको पता होगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके बारे में हम लोगों ने लेक्चर अपना दे चुके हैं, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उत्तरवर्ती मुगल शासक। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 ईस्वी। कहाँ हुई? अहमदनगर में। अहमदनगर में जब उसकी मृत्यु हुई, प्रांत तो बहुत ज़्यादा थे, 21 प्रांत, 21 सूबे हैं औरंगजेब के पास, बहुत ज़्यादा सूबे। सबसे अधिक हिंदू पदाधिकारी रखने वाला भी शासक औरंगजेब ही था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो पूरी सत्ता जो है एक बार फिर मुगलों की हिली और उनके पुत्रों के बीच सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये 3 उनके पुत्र जिन्होंने सत्ता की लड़ाई शुरू कर दी। आजम उस समय काफ़ी उम्र थी, 60 साल की उम्र, काबुल का शासक था। आजम जो है वो गुजरात का शासक था और कामबख्श जो था वो बीजापुर का शासक था। इन तीनों के बीच सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ, जाजों की लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई में मुअज्जम जो है वो जीता। और मुअज्जम ने ही, पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक मुअज्जम ने ही बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। और उसका समय कब से कब तक है यहाँ मैंने दे दिया है, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक का शासनकाल जो होगा वो किसका होगा? ये बहादुर शाह प्रथम का होगा। इसी को साहे बेखबर भी कहा गया है। मुगल इतिहासकार कैफी, जिसने मुंतखब उल लुआब की भी रचना की थी, उसी ने इनको साहे बेखबर कहा। क्यों कहा? क्योंकि राजकीय कार्यों में लापरवाही दिखाने के कारण इसे साहे बेखबर कहा गया। लेकिन फिर भी यहाँ मुअज्जम ने प्रयास किया कि जो औरंगजेब के समय शासन व्यवस्था थी वैसी ही शासन व्यवस्था जो है वह स्थापित की जाए, मुगलों को एक मजबूत स्थिति आधार प्रदान किया जाए। लेकिन वो संभव नहीं था, मुगलों का खजाना भी खाली था, है ना। और ऐसी स्थिति में बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ, मराठों के साथ, सिखों के साथ, बुंदेला सरदारों के साथ, जाटों के साथ सबसे मेल मिलाप की नीति अपनाने का प्रयास किया। उस समय आमेर के राजा जय सिंह बहुत ही फेमस थे, मारवाड़ के अजीत सिंह राजपूतों में फेमस राजा थे। मराठों के प्रति भी उसकी जो है वो मेल मिलाप की नीति रही। भले ही मराठों ने जो है वो सरदेशमुखी तो दिया, चौथ नहीं दिया उनको,
है ना, सिखों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाने का प्रयास किया, लेकिन सिख नेता जो है वो बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है वो विद्रोह की स्थिति में आ गए। वैसे ही बुंदेला सरदार जो छत्रसाल थे उन्होंने साथ दिया है बहादुर शाह प्रथम का। ऐसे ही जाट के जो नेता चूड़ामन थे उन्होंने ही बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया। यानी कुल मिला के बहादुर शाह के समय या बहादुर शाह ने प्रयास किया कि हम अपने समय के जितने भी शासक हैं, जो क्षेत्र के शासक हैं, उनसे एक मेल मिलाप की नीति जो है वो अपनाई जाए। लेकिन एक छोटा सा शासनकाल 1707 से 1712 तक का ही शासनकाल है और इस शासनकाल में प्रयास भी हो रहा है। इसीलिए इतिहासकार सर सिडनी ओवन ने कहा है, ये कथन दिया है कि अंतिम मुगल बादशाह था कौन? बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी इसके बाद आने वाले जितने भी मुगल बादशाह होंगे, बहादुर शाह जफर तक, वहां तक ये नहीं कहा गया, केवल इसके बारे में कहा गया कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी बहादुर शाह के बाद जो अगला शासक बना वो कौन बना? वो बना जहांदार शाह। शासनकाल कब से कब तक है? 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक का जो शासनकाल होगा वो जहांदार शाह का होगा। जहांदार शाह की नहीं चलती है शासन में, चलती किसकी है? एक बात यहां क्लियर रखिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा जो दरबार है वो गुटों में बट गया है। इसमें कई गुट काम करते हैं, जिसमें ईरानी गुट भी है, हिंदुस्तानी गुट भी है, तुरानी गुट भी है। ये कई गुटों में बना हुआ है ये पूरा जो है दरबार, और ये गुट ही राजा को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ऐसे में जब जहांदार शाह को शासन मिला तो उसमें जो भूमिका रही वो ईरानी दल के नेता जुल्फकार खां की रही। जुल्फकार खां की मदद से ही जहांदार शाह ने शासन प्राप्त किया। और जहांदार शाह की नहीं चलती है, चलती किसकी है? जुल्फकार खां की, और एक नर्तकी लाल कंवर की चलती है। यानी ये दो लोग मिलकर जहांदार शाह का शासनकाल संभालते हैं। ठीक, इसी समय ये जो जुल्फकार खां है, इसी ने सत्ता की सारी बागडोर संभाल रखी है और एक गलत प्रथा, इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा क्या है? जो भूमि की ऊंची बोली लगाएगा उसी को भूमि जो है वो ठेके पर दे दी जाएगी, उसको प्रदान कर दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करने का, किसानों से ज़्यादा अनाज वसूल करने का जिम्मा इजारेदारी प्रथा में दे दिया जाएगा। यह गलत प्रथा किसने स्टार्ट की? जहांदार शाह के समय जुल्फकार खां ने। एक चीज़ और है, जहांदार शाह का जो शासनकाल है वो कहा जाता है कि नाट्यकर्मियों के लिए, नर्तकों के लिए, गायकों के लिए बड़ा उपयुक्त काल था। किसने कहा है? खफी खां ने। खफी खां ने कहा कि जहांदार शाह का शासनकाल नाट्यकर्मियों के लिए, नाचने गाने वालों के लिए बड़ा उपयुक्त काल है। ठीक, जहांदार शाह को ही इतिहासकारों ने एक और नाम दिया, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख कहा है क्योंकि इसकी शासन में कुछ चलती नहीं है, इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है और इसके बाद अगला गुट सक्रिय हो गया, अगला गुट सक्रिय हुआ और इस गुट ने अगला शासक बनाया और वो शासक है फारूक शियर। 1713 से लेकर 1719 तक का जो शासनकाल है वो फारूक शियर का होगा, जिसमें भूमिका किसकी होगी? भूमिका दो लोगों की होगी महत्वपूर्ण, एक अब्दुल्ला अली और दूसरा हुसैन अली, जिन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, राजा बनाने वाले जाना जाता है। कई शासकों को मुगल गद्दी पे बैठाया और उतारा है, 8 शासकों को मुगल गद्दी पे बैठाया और उतारा है। इसलिए इनको हिंदुस्तानी गुट का जो नेता है अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, इनको किंग मेकर कहा गया और फारूक शियर को इन्होंने गद्दी पर बैठाया। फारूक शियर ने प्रयास भी किया कि इनसे अब्दुल्ला अली और हुसैन अली से पीछा छुड़ा लिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं था और अब्दुल्ला अली और हुसैन अली ने ही फारूक शियर की हत्या भी करवाई और फिर छोटे छोटे शासकों को कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठाया भी, जिसमें महत्वपूर्ण जो शासक माने जाते हैं उनमें 3 प्रमुख शासक हैं। पहला रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और नेकुसियर। इनको
क्रमशः गद्दी पर बैठाया गया। कुछ की मृत्यु पेचिश से हो गई, कुछ क्षय रोग से मर गए, लेकिन इनको फारुखशियर के जाने के बाद इन अब्दुल्ला अली और हुसैन अली ने इनको गद्दी प्रदान की, इन तीनों को गद्दी प्रदान की है ना। लेकिन इसके बाद बैठाया किसको? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसको इतिहास में रंगीला के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह को गद्दी दी गई, रंगीला को गद्दी दी गई। रोशन अख्तर को ही मोहम्मद शाह कहा गया। 1719 से 1748 उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे लंबा जो शासन काल होगा वो मोहम्मद शाह रंगीला का होगा। और मोहम्मद शाह ने ही अपने समय निज़ामुल मुल्क को तैयार किया। निज़ामुल मुल्क जो बाद में जो है वो हैदराबाद का निज़ाम बनेगा, निज़ाम शाही वहाँ चलेगी। उसने निज़ामुल मुल्क ने ही अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अब्दुल्ला अली और हुसैन अली पर कंट्रोल किया और अब्दुल्ला अली और हुसैन अली की हत्या कर दी गई। किसके समय? मोहम्मद शाह के समय। लेकिन निज़ामुल मुल्क की शक्ति इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा मोहम्मद शाह को कि इसके ऊपर भी कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए मुबारिज खां को तैयार किया गया। मुबारिज खां और निज़ामुल मुल्क में युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी मुबारिज खां पराजित हुआ और जीता कौन? निज़ामुल मुल्क, जिसे वजीर का पद प्राप्त हुआ था। ठीक, तो यहां तक हम लोग एक बार रिपीटिशन में आ गए हैं और इसके बाद हम लोग मोहम्मद शाह के बाद की जो घटना है वो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने बात की है उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में। और इसके बाद जो शासक आए वो आए मोहम्मद शाह रंगीला, जिनके बारे में हमने कहा शासनकाल 1719 से 1748 तक का शासनकाल रहा है। लेकिन मोहम्मद शाह का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके समय में बहुत सारी घटनाएं भारत में हुई हैं। ठीक, क्या घटनाएं हुई? सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहां ध्यान देना होगा कि नादिर शाह का आक्रमण। मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। वादा तो सारे वजीर किए थे मोहम्मद शाह का साथ देने के लिए, मुगलों का साथ देने के लिए, लेकिन इस लड़ाई में नादिर शाह का सामना जब मोहम्मद शाह के साथ हुआ तो करनाल का युद्ध लड़ा गया। करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1739 को लड़ा गया और मोहम्मद शाह पराजित हो गए इस युद्ध में। जब मोहम्मद शाह इस युद्ध में पराजित हो गए तो संधि हुई और उस संधि के तहत जो सिंध नदी के पश्चिम का भाग है वो मोहम्मद शाह को सौंपने पड़ गए। किसको? ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को। नादिर शाह 70 करोड़ की लूट भी की दिल्ली में, दिल्ली को बार बार उसने लूटा है ना। और भारत से क्या ले गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार पूछता है, क्या ले गया? कोहिनूर हीरा, शाहजहां का मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताऊस कहते हैं, वो संस्कृत की पांडुलिपियां ईरान ले गया। यानी ये 3 महत्वपूर्ण चीजें, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताऊस, संस्कृत की पांडुलिपि, ये सब नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया। नादिर शाह के जाने के या उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पौत्र है कौन? अहमद शाह अब्दाली 1747 में ईरान का सेनापति बना और उसने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण पंजाब क्षेत्र पर किया और इसके बाद भारत लगातार आक्रमण की लड़ी लगी और उस आक्रमण का सामना करने के लिए ही आपको याद होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, क्योंकि मुगल इतने सशक्त नहीं रह गए थे कि वो अब्दाली का सामना कर पाते और दिल्ली तक अपनी शक्ति की आजमाइश करने के लिए मराठे आ जाते थे। और सामना भी हुआ किसके बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। और जाते वक्त अहमद शाह अब्दाली ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर और कमरुद्दीन को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कमरुद्दीन को क्या नियुक्त कर दिया? पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यानी कुल मिलाकर जो मोहम्मद शाह का शासनकाल है उस पर अधिकार किसका हो चुका है? उस पर अधिकार हो चुका है अहमद शाह का। क्यों? क्योंकि अब जो है वो यहां पे अवध के जो सूबेदार हैं सफदरजंग को ही उसने वजीर नियुक्त किया है। ऐसी स्थिति में अब अगला मुगल शासक जो बना वो कौन बना? वो बना है अहमद शाह। ये नहीं अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह, ये दूसरे अहमद शाह है।
अहमद शाह बना। 1748 से लेकर 1754 तक का शासनकाल मोहम्मद शाह के बाद जो अगला शासक बना वो अहमद शाह का था, और अहमद शाह की शासन में नहीं चलती थी। अहमद शाह कमजोर शासक था, वो नर्तकी ऊधम बाई का पुत्र था, यानी चलती किसकी थी? हिजड़ों के सरदार जावेद खां की। हिजड़ों के सरदार जावेद खां की शासन में चलती थी, और कुछ ही समय बाद अहमद शाह की हत्या कर दी गई और अगला शासक बना दिया गया किसको? आलमगीर द्वितीय को। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से लेकर 1759 तक रहा, और ऐसे में यहां भी शासन संभालने वाला आलमगीर द्वितीय नहीं है, उसका वजीर है। कौन? इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क ने ही शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, और इसी समय जो अहमद शाह अब्दाली है उसने फिर भारत पर एक बार आक्रमण किया, दिल्ली और मथुरा की लूट की। दिल्ली और मथुरा पर उसने आक्रमण किया, वहां पर लूट की। यह तीसरा आक्रमण था, और इसमें लूट में जो है वो काफी धन भारत से संपदा से प्राप्त किया गया। ऐसी स्थिति में आलमगीर द्वितीय भी नामात्र का ही शासक था, और ये शासक जो है वो केवल इमादुल मुल्क के इशारे पर ही काम करता था। अगला शासक शाह आलम द्वितीय, इंपॉर्टेंट है, अली गौहर जिनको कहते हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक का शासनकाल रहा। इनके काल में महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद होगा कि बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय लड़ा गया है ना, और इन्होंने ही अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि की थी। 26 लाख रुपए वार्षिक इनको अंग्रेजों ने कड़ा क्षेत्र दिया, और 26 लाख रुपए वार्षिक इनको देना जो है स्वीकार किया, और बदले में इन्होंने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी जो है वो सौंप दी थी, है ना। तो शाह आलम द्वितीय जिनको अंग्रेजों ने पेंशन दी, है ना, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये तीनों लोगों ने अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त की है। ये तीनों लोगों ने अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त की है। शाह आलम द्वितीय के बाद जो अगला शासक बना वो अकबर द्वितीय था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में अकबर द्वितीय ये भी नामात्र का ही शासक था, इसकी भी शासन में नहीं चलती थी, अंग्रेजों की ही चलती थी, है ना। और इसके बाद अगला या अंतिम मुगल बादशाह जो बनाया गया, अंतिम मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती अंतिम मुगल बादशाह कह सकते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। शासनकाल कब से कब तक रहा? 1837 से लेकर 1862 तक अंतिम मुगल बादशाह था, जिसकी मृत्यु एकमात्र मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, रंगून वर्मा। विद्रोह 1857 में विद्रोहियों का नेता बना, और जब गिरफ्तार हुआ तो इसको अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया रंगून, जहां इसकी मृत्यु हुई, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने बात किए, बहादुर शाह जफर तक बात हुई। और ये जितने भी हम लोगों ने बात किया है, चाहे हम लोग स्टार्ट कहां से किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, सबसे पहले मुअज्जम से, बहादुर शाह प्रथम से। इसके बाद हम लोग आए जहांदार शाह पे आए, जहांदार शाह के बाद हम लोग कहाँ आए? फारूक शीर पे आए। फारूक शीर के बाद हम लोग कहाँ आए? मोहम्मद शाह के पास आए। मोहम्मद शाह से हम लोग आए अहमद शाह, अहमद शाह से आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। यहाँ तक की घटना जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा मैंने यहाँ मोहम्मद शाह पे रोका, जो लंबा शासनकाल है मोहम्मद शाह का, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण भी है, नादिर शाह का भी, और इसी समय अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण है। अब्दाली को ही दुर्रे दुरानी कहते हैं, युग का मोती, युग का मोती। और इसी के समय मैंने कहा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई, जिसमें मराठे जो है वो बुरी तरह पराजित हुए, और जाते वक्त उसने अपना अवध का सूबेदार सफदरजंग को नियुक्त किया, और मुगल बादशाह में नियुक्त हुए अहमद शाह। अहमद शाह का समय जो है वो बड़ा छोटा था, मैंने कहा, और ऐसे ही छोटे शासक जो है वो बने हैं, और ये सारी घटनाएं जो हैं वो उत्तरवर्ती मुगल शासक से जुड़ी हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने जो लेक्चर लिया इसमें, हो सकता है कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, सारी चीज़ों पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है वो आप दूर भी कर सकते हैं, मुझसे जो है वो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ताकि मैं जो है आपको सही जहां आप कन्फ्यूज़न हो उसको दूर भी किया जा सके। तो ये इतना एक टॉपिक मैंने अभी लिया, एक छोटा सा टॉपिक लिया। इसके बाद मैं जो बात करूंगा तो इसी उत्तरवर्ती मुगल शासकों के समय जो कंपनियां भारत में आई थी, कौन सी कंपनी आई? पहली कंपनी कौन सी आई? पुर्तगाली कंपनी, है ना, डच कंपनी,
अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये जो कंपनियां आई हैं इनकी क्या भूमिका रही उत्तरवर्ती मुगल शासन, इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जब लेंगे तो उसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी बढ़िया से रहिए।